नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि पूर्व की क्लास में हमने संविधान को पूर्ण कर लिया था, जिसके अंतर्गत संविधान में कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनाई गई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान में कौन कौन अध्यक्ष रहा, कितना समय लगा, क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, कौन कौन सी वह प्रमुख अनुसूचियां थी, उसके बारे में हम सब कुछ चर्चा कर चुके थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि हमने केवल उसमें जाना था कितनी अनुसूचियां थी। हमने ऐसे उसमें पढ़ा था कि 8 अनुसूचियां हमारी पूर्व में बनाई गई थी, लेकिन जब उसमें बाद में आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। वो 12 अनुसूचियों में क्या क्या है, आज हम विस्तार से चर्चा उसके बारे में करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं उन अनुसूचियों में क्या क्या है। अगर मैं बात करूं हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां। वो 12 अनुसूचियां किस प्रकार से कार्य करती हैं या क्या क्या उनमें समावेश है, किन किन चीजों का समावेश है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, अगर मैं पहली अनुसूची की बात करूं तो पहली अनुसूची में विभिन्न राज्य यानी कि जितने भी भारत के राज्य हैं वो सारे राज्य कौन सी अनुसूची में आएंगे, पहली अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी इसी में आएंगे, उनके नाम आएंगे, उनकी सीमाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और क्या आएगा इसके अंतर्गत, न्यायिक क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। अब अगर मैं विस्तार पूर्वक बात कर लूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं, तो भारत के प्रमुख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनकी सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र सब के सब किस में आने वाले हैं, पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले। अगर याद नहीं हुआ है तो 2-3 बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहली अनुसूची में क्या क्या आने वाला है, विभिन्न राज्य, जितने भी भारत के राज्य होंगे सब पहली अनुसूची में आएंगे। भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके नाम आएंगे, उनकी सीमाएं आएंगी और न्यायिक क्षेत्र आएगा। न्यायिक क्षेत्र से मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या है, ये हमारी कौन सी अनुसूची में आएगा, प्रथम अनुसूची में आएगा, ये आपको याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन भत्तों के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कोई नेता हो या कोई भी बड़ा अधिकारी, तो वो सब उसके जितने भी वेतन होंगे, भत्ते होंगे, चाहे वो टीए हो, डीए हो, ये सब किसमें आने वाले हैं, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले। अब मैं बात कर लेता हूँ तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची हमारी किससे रिलेट करती है, जितने भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनकी शपथ ग्रहण करने से रिलेट करती है। तीसरी अनुसूची में क्या आएगा, जो भी शपथ लेता है, जो भी अधिकारी होगा वो जो शपथ लेगा उसके अनुसूची से संबंधित है। अच्छा, एक विशेष बात यह है, इसमें तीसरी अनुसूची में कौन कौन नहीं आता है। एक राष्ट्रपति इसमें नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति नहीं आएगा और राज्यपाल नहीं आएगा। ये 3 लोग ऐसे हैं जो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते। बाकी सभी पदाधिकारी किसमें आएंगे, तीसरी अनुसूची में आएंगे। अब बात कर लेते हैं चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, राज्य, जो भी राज्य हमारे होंगे, जैसा कि अभी हमने यहाँ बात की थी। पहली अनुसूची में क्या क्या चीजें आ रही थी, राज्य आ रहे और केंद्र शासित प्रदेश। ये 2 चीजें कहाँ आ रही हैं, चौथी अनुसूची में आ रही हैं, लेकिन इनकी जो जनसंख्या का अनुपात होगा उसका प्रतिनिधित्व प्रदान कौन करेगा, चौथी अनुसूची करेगी। पहली अनुसूची में क्या था, पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, नाम थे उनके, उनकी सीमाएं थी और न्यायिक सेवा, न्यायिक जो क्षेत्र थे वो हमारी कौन सी अनुसूची में थे, पहली अनुसूची में थे। दूसरी अनुसूची में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी हमारे होंगे वो जो शपथ ग्रहण करेंगे वो तीसरी अनुसूची में आएगा। तीसरी अनुसूची में 3 पदाधिकारी हमारे ऐसे हैं जो उस अनुसूची में नहीं आते हैं। वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 राज्यपाल।
ये 3 लोग ऐसे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 ही लोग ऐसे हैं जो इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्य आएगा, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, उनकी जो जनसंख्या का अनुपात होगा उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, चौथी अनुसूची करती है, या इसी के आधार पर इसका प्रतिनिधित्व होता है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र आता है, अनुसूचित जाति आती है, ठीक है, और प्रशासन एवं नियंत्रण से है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गई है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन आता है, असम आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है और त्रिपुरा आता है, ठीक है। इसके जो जनजाति क्षेत्र होंगे, इसके जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण से इसका तात्पर्य है। इसमें लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है। कौन सी अनुसूची में मांग की जा रही है, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत लद्दाख को शामिल करने की मांग की जा रही है। आई होप कि ये 6 की 6 अनुसूची आप लोगों को सभी को याद हो गई होगी। आगे बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच की जो शक्तियां होती हैं उनका जो विभाजन होगा वो 3 अनुसूचियों के आधार पर होता है। केंद्र तथा राज्य की जो शक्तियां होंगी उसमें कितनी अनुसूची दी हुई हैं, 3 अनुसूचियां दी हुई हैं। उनकी जो शक्तियों का विभाजन होगा वो 3 अनुसूची के आधार पर होता है। कौन कौन सी अनुसूची हैं, नंबर 1 है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये 3 वो अनुसूचियां हैं। तो अब आप समझ चुके हैं 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूची के आधार पर होता है। तो 3 अनुसूचियां कौन कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 8 है, जो 8वीं अनुसूची है वो है भाषा से रिलेटेड। कौन सी, जो हमारी भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड। अब इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है इसके अंतर्गत, ये देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मूल संविधान जब हमारा बना था तो उसमें 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, किंतु आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यानी कि इसमें 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता मिली हुई है। अब बात कर लेते हैं 21वें संशोधन के आधार पर कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन था जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, तो वो संशोधन था 21 नंबर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 71वें संशोधन के आधार पर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। ये 3 भाषाएं कौन से संशोधन में जुड़ी हैं, 71वें संशोधन में जुड़ी। 92 यानी कि 92 संविधान संशोधन के द्वारा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था, बोंदली थी, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, 92 संविधान संशोधन था। अधिनियम कौन सा था, 2003 के अनुसार। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, देखिए क्वेश्चन बन सकता है 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे भाषा से रिलेटेड है। 21वें संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया, तो आप कहेंगे सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, तो आप कहेंगे मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं को जोड़ा गया था 71 संविधान संशोधन द्वारा। अब बात कर लेते हैं 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार इसमें कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो बोंद्रे है, डोंगरी, मैथिली और संथाली। देखिए इसमें से जो अति महत्वपूर्ण है तो संथाली भाषा कई बार पूछी जा चुकी है, संथाली पूछी जा चुकी है, मणिपुरी पूछी जा चुकी है, डोंगरी पूछी जा चुकी है और मैथिली पूछी जा चुकी है। इन पर आपको विशेष ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, संपत्ति का जो अधिनियम है, संपत्ति अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किसके अंतर्गत है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है। देखिए 9वीं अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख,
ठीक है। संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार दल बदल का प्रावधान है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है। कौन से अधिनियम के अनुसार है? तो 1985 के अधिनियम के अनुसार। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन गए। यहाँ से पूछ लेगा दल बदल का अधिनियम, दल बदल का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है? 52वां संविधान संशोधन है। कौन से अधिनियम के अनुसार है? तो 85 के अनुसार। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 85 हो तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे क्या कर सकता है? रिलेट कर सकता है। 200 अनुसूचियाँ और बची हैं, उनसे जुड़े तथ्यों को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। आगे देख लेते हैं 11वीं अनुसूची में क्या क्या लिया गया है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 74वां जो संशोधन हुआ था, 74वां संशोधन कब हुआ? 1992 में। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और उसमें नगरीय संस्था को क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत जो दिया गया है नगरीय संस्था दी गई है। अब आप समझ लीजिए कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। और इसमें कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। जब 73वां संशोधन होगा तो उसमें पंचायती राज को मान्यता दी गई है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है ये देखिए। ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था आती है। 74वें संविधान संशोधन में क्या आता है? नगरीय संस्था आती है। ठीक है। ये 2 तरीके से क्वेश्चन बन गए। एक बड़ी शानदार ट्रिक है। 11वीं आ जाए तो पंचायती, 12वीं आ जाए तो नगर की। ठीक है। बहुत सारे लोग नगर में रह रहे होंगे, तो जब जो लोग नगर में रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना। नगर कहाँ पर है? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब जो लोग गांव में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? कई गांवों को मिलाकर एक पंचायत बना दी जाती है। उसी से क्या कर सकते हैं आप? इसको पंचायती राज बना सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग गांव में रह रहे हैं वो पंचायती राज 11वीं अनुसूची, जो लोग शहर में रह रहे हैं 12वीं अनुसूची नगर। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। संशोधन कौन सा था? 74वां संशोधन था। जब अगर नगर पूछेगा तो 74वां संशोधन आएगा। अगर देहात से रिलेट करेगा, गांव से रिलेट करेगा तो 73वां संशोधन। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं, संविधान के स्रोतों की बात करने वाले हैं। संविधान के स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है। ठीक है। तो वो हम कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें। और इसके पास में ही एक आपको बेल घड़ी मिलेगी, इस तरीके से घंटी मिलेगी। ठीक है। बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।